हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम नारीवादी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले काफ़ी सारे उपागम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। आपने अगर नहीं वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक बार हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम करेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो मेरी सीरीज चल रही है, एक है कंप्लीट, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ जो यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रही हूँ। साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू भी लेके आती हूँ यूजीसी नेट का और अदर स्टेट का भी। जैसे अभी एमपी पीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की यानी फाइनल आंसर की आई है उसका भी सॉल्यूशन मैंने कराया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी। देखो, नारीवादी सिद्धांत तो हमें थ्योरेटिकल मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ना है, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में हमें ये नारीवादी सिद्धांत को देखना है। तो देखो, नारीवादी सिद्धांत तो उत्तर आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण हेतु परंपरागत दृष्टिकोण था उदारवादी एवं मिथ्यार्थवादी को अपर्याप्त मानते हुए सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं को महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी क्रम में 1980 के दशक में नारीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाने लगा, जिसमें विश्लेषण का आधार राष्ट्र, राज्य शक्ति, राष्ट्रीय हित अथवा शासन व्यवस्था नहीं अपितु लैंगिक संबंध था। क्योंकि ये नारीवादी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, तो ये सब तो पुराने में भी था, राष्ट्रीय हित ये सब, लेकिन अब ये क्या है, लैंगिक संबंध में देखा जाए, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है। अब है मॉर्गनथाउ के विचार की, ये सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि मॉर्गनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल है उसकी आलोचना कौन की थी। तो ये नारीवादी विचारक जे टिकनर ने किया था। ये कई बार आप पीवाईक्यू देखे होंगे, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है, सीधे ये क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप ये लिख लो। अगला है, मॉर्गनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानव के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित मानता है, जबकि टिकनर ने कहा कि यह पुरुष का स्वभाव है, मानव का स्वभाव नहीं। राष्ट्रीय हित को केवल शक्ति के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, शक्ति को प्रभुत्व के रूप में परिभाषित करने से सामूहिक उत्थान की भावना का हास्य हो जाता है। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और घटनाओं का नैतिक प्रभाव होता है। आगे है, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव के सार्वभौमिक स्वभाव और नैतिक सिद्धांतों का व्याख्या आवश्यक है। राजनीति को स्वायत्त कहने का दृष्टिकोण प्रतिसत्तात्मक सत्ता का समर्थन है, जिसमें महिला का दृष्टिकोण उपेक्षित हो जाता है। नैन्सी हार्टस्टॉक ने मॉर्गनथाउ के शक्ति के विचार को पुरुष पर पुरुष की शक्ति के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, इनके अनुसार नारीवादी शक्ति को प्रभुत्व के रूप में नहीं मानते हैं। जेम्स जैक्विटी के अनुसार महिला शक्ति अनुनय, विनय और सहयोग पर आधारित होती है, परंतु महिलाओं का शक्ति पर नियंत्रण नहीं रहा। आगे है, यह उत्तर आधुनिक सिद्धांत है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण लैंगिक संदर्भ में करने पर बल दिया गया। नारीवादियों ने यथार्थवाद की कड़ी आलोचना की। जो नारीवादी हैं यथार्थवादियों का कड़ी आलोचना की। जो टिकनर ने जो यथार्थवादी विचार मॉर्गनथाउ की आलोचना की है। नारीवादियों के अनुसार शक्ति राजनीतिक मूलतः पितृसत्तात्मक है। जो शक्ति राजनीति है मूलतः पितृसत्तात्मक है, क्योंकि शक्ति की संकल्पना मूलतः पुरुषों से जुड़ी हुई है तथा कमजोर होना मूलतः महिलाओं से जोड़ दिया जाता है। पुरुषों को शक्ति संघर्ष में संलग्न दिखाया गया है। दूसरी ओर पितृसत्तात्मक द्वारा महिलाओं की भूमिका को दोयम दर्जे का माना और उन्हें संतान पैदा करने वाले यंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अतः महिलाओं की भूमिका समाज और राज्य दोनों में द्वितीयक हो गया है। ठीक है, आगे है युद्ध और शांति। नारीवाद के अनुसार देखो, नारीवादियों ने मॉर्गनथाउ की मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहा है कि मानवीय स्वभाव आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि यह मूलतः पुरुषों का स्वभाव है। मतलब ये मानव नहीं, मानव में तो स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये जो स्वभाव है
ये शक्ति और आक्रामक ये मूलतः पुरुषों का स्वभाव है। इसलिए उग्र नारीवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के युद्ध का मूल कारण शासन सत्ता पर स्थापित पुरुषों का नियंत्रण। अगर पुरुष इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उनके अनुसार, नारीवादियों के अनुसार, यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का शासन सत्ता पर नियंत्रण हो जाए तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। ठीक है, मतलब स्त्री का स्वाभाविक है शांति और पुरुषों का है युद्ध और संघर्ष, मतलब ये करना। ठीक है, आक्रामक। आगे है, नारीवादियों के अनुसार युद्ध के दौरान भी महिलाओं की स्थिति द्वितीयक होती है। उनके अनुसार युद्ध मूलतः जेंडर से संबंधित है। युद्ध से सर्वाधिक पीड़ित महिला होती है। वे उन नीतियों का शिकार होती है जिसका निर्णय और क्रियान्वयन उन्होंने स्वयं नहीं किया। मतलब युद्ध में ना वो उन्होंने भाग लिया ना उन्होंने उसके बारे में किया, लेकिन उनको उसकी वो सहना पड़ता है। अतः युद्ध का प्रभाव पुरुष एवं स्त्रियों पर अलग अलग रूप में होता है। युद्ध में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना भी होती है। शरणार्थियों में भी अधिकांश संख्या महिलाओं एवं बच्चों की होती है। युद्ध से प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित होता है, इसलिए महिलाओं को घरेलू कार्यों को संपादन करने में भी कठिनाई आती है। आगे है नारीवाद और सुरक्षा। देखो, नारीवादी विचारकों ने सुरक्षा की राज्य केंद्रित यथार्थवादी संकल्पना को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। उनके अनुसार सुरक्षा मूलतः समाज केंद्रित संकल्पना है। उन्होंने यथार्थवादियों की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्र राज्यों द्वारा अर्जित हथियारों का भंडार राज्य की सुरक्षा की बजाय प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। आगे है, इनके अनुसार सुरक्षा का अभिप्राय मानवीय सुरक्षा से है, इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जैसी सुविधाओं को सुरक्षा का अपरिहार्य भाग माना। इनके अनुसार कुपोषण समाप्त करना एवं गरीबी निवारण सुरक्षा का व्यापक रूप है, जिसपे ये विचारक नव मार्क्सवादी और संरचनावादियों के समान प्रतीत होते हैं। आगे है उग्र नारीवादी। उग्र नारीवादियों की यह मान्यता स्वीकार करना कठिन है कि उनके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जेंडर के कारण विश्व में युद्ध एवं अशांति उत्पन्न होती है, क्योंकि अनेक उदाहरणों से यह अस्पष्ट है कि महिला नेतृत्व द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी प्रकार व्यवहार किया गया जैसा कि पुरुषों के द्वारा व्यवहार किए गए। उदाहरण के लिए, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना पर आक्रमण किया। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के आक्रमण का करारा जवाब दिया गया। ठीक उसी प्रकार पूर्वी अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइसी और अमेरिकी विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन ने सत्ता संभालने से अमेरिकी की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि उग्र नारीवादियों का यह मान्यता अभी भी प्रमाणित नहीं है कि जब समूचे विश्व में महिला सत्ता में आ जाएगी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा होगा। आगे है उदार नारीवादी। तो उग्र नारीवादी के बजाय उदार नारीवादियों का मान्यता ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक है। उनके अनुसार जेंडर से राजनीति की प्रकृति निर्धारित नहीं होती, इसलिए उन्होंने राजनीतिक निर्णय निर्माण और संस्थाओं में एवं सैन्य व्यवस्थाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। इनके अनुसार विश्व के अधिकांश देशों में अभी भी महिलाओं को शासन और सेना में द्वितीयक दर्जा प्राप्त है। सेना में महिलाओं की भर्ती नैसर्गिक एवं खाना बनाने वाले क्षेत्रों में ही होती है। अमेरिका जैसे देशों में आज जब भी जल पनडुब्बी में महिलाओं की भर्ती नहीं होती। अच्छा, जल पनडुब्बी में महिलाओं की। उदारवादी नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व देने से राष्ट्रीय हित में वृद्धि होती है। आगे है, राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली होगा यदि देश की आधी जनसंख्या अशक्त एवं कमजोर होगी। क्या होगा? नहीं, यदि देश की आधी जनसंख्या अशक्त एवं कमजोर है तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। ठीक है, जब मतलब मेल फीमेल का आधी जनसंख्या लगभग है, तो अगर वो आधी जनसंख्या सही से अशक्त और कमजोर होगी तो राष्ट्र का पूरा विकास ही नहीं हो पाएगा।
अब नारीवादियों का की आलोचना, अब नारीवादियों की क्या आलोचना, जेंडर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व का एकमात्र लैंगिक आधार पर विश्लेषण करना एकांगी एवं अपूर्ण है। ठीक है। निष्कर्ष, तो उदारवादी नारीवादियों का विचार अधिक व्यवहारिक है क्योंकि समाज एवं शासन में महिलाओं की सशक्त भूमिका राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक स्थिति को मजबूत करेगी, जिससे राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सामाजिक न्याय भी स्थापित होगा। आगे है जेंडर जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान समय में लैंगिक न्याय का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व राजनीति में 70 के दशक से एवं देतांत के काल से लैंगिक न्याय को अत्यधिक महत्व दिया गया। परिणाम स्वरूप ये कई बार पूछा गया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। वर्ष 1975 से 85 दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मनाया जाता है। ये नोट डाउन कर लें। वर्ष 1979 में मानवाधिकार के घोषणा पत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और शोषण को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है। शीत युद्धोत्तर विश्व में अनेक देशों में गृह युद्ध एवं निर्जातीय संघर्ष आरंभ हुआ। परिणाम स्वरूप इनसे महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित हुई। वर्तमान विश्व में सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न गैर परंपरागत संकटों में पर्यावरणीय संकट, जनसंख्या विस्फोट, एड्स जैसी महामारी प्रमुख चुनौतियां हैं और लैंगिक न्याय के द्वारा इन मुद्दों का भी समाधान किया जा सकता है। इसलिए यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को अर्जित करना है तो लैंगिक न्याय का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे, अतः परिवर्तित विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रीय हित एवं शक्ति संघर्ष के रूप में ही परिभाषित करना कठिन है, बल्कि महिला उत्थान और उनसे भी बढ़कर मानवीय उत्थान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सार्वभौमिक सरोकार बन चुका है। आगे है पर्यावरणीय नारीवाद। आजकल इससे भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, नारीवादियों के, और एक बार मैं शॉर्ट्स के थ्रू ही सारा डाल दूंगी कौन कौन से उग्रवादी हैं, उदारवादी हैं, जो नारीवादी हैं, उन विचारकों को एक लिस्ट मेरे पास है, वही मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी तो आपके पास हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ये मतलब किस उसकी है, मतलब किस विचारधारा से है। ठीक है, चलो आगे है नारीवादियों के अनुसार प्रतिसत्ता से केवल महिलाएं ही पीड़ित नहीं है बल्कि पुरुषों का स्वभाव भी आक्रामक और शोषणकारी होता है। ये न केवल महिलाओं पर प्रभुत्व और शोषण स्थापित करते हैं बल्कि इनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण होता है। इसीलिए पर्यावरणीय क्षति का मूल कारण पुरुषों का प्रभुत्वशाली एवं आक्रामक व्यवहार है। इनके अनुसार जबकि महिलाओं का स्वभाव प्रकृति के अनुरूप होता है, इनकी मान्यता है कि मनोवैज्ञानिक रूप में महिलाओं में देखभाल, स्नेह और संबंध को बनाए रखने का गुण पाया जाता है। आगे है वैश्वीकरण, नारीवादी आंदोलनों में समकालीन संकट। तो वर्तमान में नारीवादी आंदोलनों का समरूप नहीं रहे हैं क्योंकि विकसित देशों में श्वेत और अश्वेत महिलाओं के सरोकार में विभाजन उत्पन्न हो चुका है। विकसित एवं विकासशील देशों की महिलाओं की स्थिति, मांग एवं समस्या में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। विकसित देशों में महिला संगठन विकासशील देशों की महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उत्तर उपनिवेशवादी नारीवादियों के अनुसार विकासशील उत्तर उपनिवेशवादी राज्य देश की महिलाएं एक ओर तो उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा शोषित होती है तो दूसरी ओर पितृसत्तात्मक सत्ता के द्वारा, जबकि विकसित देशों की महिलाओं के समक्ष केवल दूसरी समस्या है। अब निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त विभाजन के बावजूद जेंडर न्याय को लेकर किए गए आंदोलन विश्व की सभी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित और संवर्धित करते हैं क्योंकि वर्तमान में यह वैश्विक सरोकार का मुद्दा बन चुका है। तो ठीक है, आज हमने नारीवादी वाला टॉपिक कर लिया, कल हम उत्तर आधुनिकतावाद करेंगे। हम देखते हैं इसमें, हाँ इसमें थिंकर काफ़ी पूछे जाते हैं उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेटेड जितने थिंकर हैं।
ठीक है, तो ये हमारा, एक मिनट रुक जाओ देखती हूँ। हाँ ये सब इंग्लिश ज़्यादा नहीं है। फिर बाकी ये तो मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल भी रखा है कि यथार्थवादी से संबंधित जो विचारक है उनसे रिलेटेड जो बुक्स है, क्योंकि ना कभी कभी आपको वो यही दे देता है यूजीसी नेट में भी कि ये किस विचारधारा से रिलेटेड थिंकर है। अब ये तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, अब थ्योरेटिकल मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में भी इतने थिंकर्स हैं, ये से विचारक है, तो आपको मतलब याद रखना है ये इंटरनेशनल वाली यथार्थवादी कौन कौन से हैं। तो आप मेरे शॉर्ट्स को देखना, शॉर्ट्स में भी मैंने काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट डाल रखे, जो मतलब हमें मल्टीपल टाइम जिसकी रिवीजन करने की ज़रूरत होती है उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ ताकि आप बार बार उसे याद करो। आज मैं ये नारीवादी वाली जो है डाल दूंगी, ठीक है। नारीवादी विचारक वाला कितना है, अच्छा मेरे पास और भी, ठीक है। चलो फ्रेंड, अगर किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।